और अब बात मिडिल ईस्ट के उस पावर गेम की जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि उसने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है और अमेरिकी प्रतिबंधों और हमलों से सहम कर ईरान घुटनों पर आ गया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने आकर यह दावा भी किया कि ईरान ने खुद गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका से बातचीत की भीख मांगी और कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के बीच एक बड़ी सीक्रेट टेबल जो है वो सज चुकी है। लेकिन ट्रंप का यह बयान आते ही तेहरान से जो पलटवार हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने सरेआम अमेरिका को नो कह दिया और ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा दी। अब यह सवाल यह उठता है कि जो ईरान आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, जिसके पास अमेरिका जैसी महाशक्ति के मुकाबले आधुनिक हथियारों की कमी है, उस ईरान के हाथ ऐसी कौन सी संजीवनी लगी या उसे किसका ऐसा शह मिला हुआ है कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के बयानों को सीधे तौर पर खारिज कर रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट की बात समझिए। मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेसी और नैरेटिव की एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। दर्शकों, एक तरफ वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति काम कर गई है और ईरान बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो गया है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिकी वार्ताकारों का एक विशेष दल कतर पहुंच चुका है और अगस्त के मिड तक स्थायी शांति समझौता हो जाएगा। लेकिन इस नैरेटिव के पीछे का सच बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। तो ईरान ने इस पूरे दावे पर पानी फेरते हुए साफ कर दिया कि वो वॉशिंगटन के किसी भी एजेंडे कह लीजिए या फिर किसी प्रेशर के आगे झुकने वाला नहीं है। ये बातें आ रही हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में अमेरिका को आईना दिखाया है। तेहरान का कहना है कि दोहा में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कोई हाई लेवल या राजनीतिक बैठक तय नहीं हुई है। तो करने क्या गए, ये सवाल उठता है। ईरान इस पूरी प्रक्रिया को किसी शांति वार्ता की तरह नहीं बल्कि एक सख्त बिजनेस डील की तरह देख रहा है। अब इस वार्ता के क्या माने हैं और क्यों इसे बिजनेस डील की तरह ईरान देख रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, विकास अब्रोल। थोड़ी देर बाद विकास अब्रोल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं, रितिन माथुर भू राजनीतिक विश्लेषक और मनोज कुमार साहब भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। चर्चा की शुरुआत मनोज जी आपसे करते हैं, क्योंकि हॉर्मूज को लेकर कहानी पूरी जो है वो बदल रही है और अपना अपना सिक्का जमाने की कोशिश है। अब कतर पर सबकी निगाहें हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका जो कह रहा है कि ईरान जो वो गिड़गिड़ा रहा था, उसने मुझसे कहा या विनती की कि आइए बैठते हैं और बातचीत का रास्ता निकालते हैं, जबकि ईरान इस चीज को डिनाई कह रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील के तौर पर है। क्या देख पा रहे हैं अभी? सही बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ईरान का स्टेटमेंट आया है कि इतना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल रहा और हर बार वो जीत गए और हर बार जो है वो डोमिनेशन करते हैं टॉप पे, और इससे कुछ कंक्लूजन जो है हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो अब चूंकि ऑलरेडी जिस तरह से फरवरी 28 को अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था ईरान पे, और अभी तक जो है लगभग किसी न किसी रूप में जो है ईरान पे दबाव बनता ही जा रहा है। तो अब ईरान भी सीख लिया है कि अब अमेरिका से अब कुछ एक्सपेक्टेशन करना मुश्किल है और कभी भी वो हमला कर सकता है। जिस तरह से हम लोग देखे कि पिछले 2-3 दिन में हम लोगों ने देखा कि अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था, फिर जवाबी कार्रवाई में ईरान भी किया। तो ईरान जो है ज़रूर जो है सतर्क रहेगा आने वाले समय में, और कभी भी वो बिलीव नहीं करेगा अमेरिका पे और इजराइल पे, और अपना जो डिफेंस उसका इक्विपमेंट्स है उसको स्ट्रेंथन करने का कोशिश करेगा। और वहीं जो है किस वॉर में किसी न किसी रूप में अमेरिका कुछ हासिल करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रगल कर रहा है ट्रंप कि कुछ अपने ऑडियंस को, कुछ अपने सपोर्टर्स को, मागा सपोर्टर्स को ये बता सके कि इस युद्ध से फायदा हुआ है। वही कांग्रेस में भी हम लोग देख रहे हैं कि उसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिपब्लिकन द्वारा, डेमोक्रेट्स द्वारा। डेमोक्रेट्स तो आलोचना करते ही हैं, आजकल जी रिपब्लिकन के भी कुछ देवनाथ सर, जैसा कि मनोज जी भी कह रहे हैं कि इससे कुछ हासिल होगा,
लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं उसमें यही है कि हर जगह तो कोशिश कर ली ना, हर जगह आपने हाथ आजमा लिया, लेकिन मिला कुछ नहीं। बैक हैंड जो है बातचीत चल रही है, लेकिन फ्रंट पर अगर बात करें तो हमले, और अब हालांकि ये बात निकलकर सामने आई कि दोनों लोग मान गए हैं कि हम हमले नहीं करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। तो ये अगर यही मोटिव है तो हमले तो शुरू से नहीं करने चाहिए, रुक जाना चाहिए था पहले ही। जी हाँ आशीष, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा कंफ्यूजिया गए हैं कि किस उद्देश्य से उन्होंने ईरान पर हमला करना शुरू किया था। दिक्कत ये आ रही है कि वो बार बार अपना जो एम है वो बदल रहे हैं। ईरान शुरू से ही बहुत क्लियर है कि उसका एम क्या है। अमेरिका में दिक्कत ये आ रही है कि पेंटागन क्लियर है कि उनका एम क्या है। मैं बार बार इस एम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे फौज में हमें हमेशा से बताया गया है कि युद्ध लड़ने के पहले आप अपना एम यानी जो लक्ष्य है उसको तय कर लो। बाद में एम यानी लक्ष्य बदलना नहीं चाहिए, और जब तक पहला लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक आप अपनी कार्रवाइयों को यानी अपनी पद्धति को बदलिए मत। अमेरिका जो है शुरुआती दौर में शायद इजराइल के झांसे में आ गया और उसने सोचा कि हम बड़ा सा हमला इजराइल के साथ मिलकर कर देते हैं। टॉप लीडर्स को एलिमिनेट करने के बाद ईरान के टॉप लीडर्स को मार देते हैं। उसके बाद ईरान के लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में सरकार के खिलाफ सड़कों में आ जाएंगे। ईरान की सत्ता जो है वो अमेरिका द्वारा समर्थित एक गुट के हाथ में आ जाएगी। ऐसा हुआ नहीं, और अब देखिए करते करते हालात ये हो गए हैं कि हर रोज अमेरिका का जो एम है वो बदल रहा है। फिलहाल अमेरिका का एम क्या है कि किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोल दे, खुला रखे। तो ये दिखाता है कि वो एक महाशक्ति होने के बावजूद बहुत छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं उनको भी हासिल करने में नाकामयाब हो रहा है। आपने सही कहा कि ये जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं इनको बम गिरा गिरा कर हासिल नहीं कर सकते हैं। इन छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करने का एक मात्र तरीका है बातचीत। और देखो बातचीत आशीष कैसे होती है? बातचीत होती है गिव एंड टेक। आप थोड़ा सा सर आप माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। आपने बातचीत का जिक्र किया है और इसी से जुड़ी एक खबर सामने आई, जरा दर्शकों से साझा कर लेते हैं। ईरान के साथ बातचीत पर जेडी वैंस का भी बयान सामने आया है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, यानी इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये बहुत कुछ होना बाकी है का क्या मतलब निकाला जा विकास, जरा समझाइएगा। देखिए, बहुत कुछ होना बाकी जो है वो शुरुआत से ही बाकी है, क्योंकि शुरुआत से ही कोई भी चीज इनकी जो है स्ट्रीमलाइन नहीं रही है। देखो, दोनों देश जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर साबित करने में और अपने आप को इस युद्ध में रणनीतिक और कूटनीतिक तरीके से जीतने की जो एक वो भूमिका बना रहे हैं, वो दोनों देश बना रहे हैं। और ऐसे में दोनों देश इसीलिए समझौता नहीं कर पा रहे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए, हुआ क्या है यही तो समझ नहीं आ रहा। अभी तक हुआ ही क्या है? हॉर्मुज को लेकर लगातार यूएस कहता है कि हमने खुलवा दिया है, ईरान कहता है हम नहीं खोलेंगे। ईरान के जो उन्होंने जो जितने भी एसेट्स फ्रीज किए हैं, यूएस को वो कह रहे हैं कि खोले जाएं, यूएस उसको खोलने को तैयार नहीं। परमाणु संवर्धन पे कोई बात नहीं हो रही। आखिर में इनमें अभी तक हुआ क्या है यही समझ नहीं आ रहा। सिर्फ 60 दिन का एक एमओयू जरूर आपस दोनों में वो साइन हुआ या कहीं समझौता जरूर हुआ, लेकिन वो भी टूट गया। तो ऐसे में सिर्फ यही हो रहा है कि अपने आप को बड़ा कैसे दिखाया जाए। दोनों में यही एक जो एक रेस लगी है वही चली जा रही है। और सबसे खास बात है, दोनों अपने आप को इस समझौते में जो वर्ड्स लिखे जा रहे हैं उसमें बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देश को और पूरी दुनिया को बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही कहा जाए बिल्कुल ही बेकार साबित हो रही है। क्योंकि अब सब समझ चुके हैं कि ये जो युद्ध है ये इसका कोई ना औचित्य है और ना इसका कोई अंत है। क्योंकि देखिए, एक चीज ये समझनी पड़ेगी, शायद पैनलिस्ट भी इस बात से सहमत होगी कि अमेरिका ने जितने भी युद्ध किए हैं आज तक, उसमें से कोई भी युद्ध उसने सही तरीके से खत्म नहीं किया है। कोई भी युद्ध सही तरीके से खत्म नहीं हो, और यही आसार इस युद्ध के भी लग रहे हैं। आने वाले समय में देखिएगा कि अमेरिका ऐसे ही समझौते करते करते खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा और ऐसी ही चीजें बनी रहेंगी। लेकिन इसका सबसे खराब
जो एक रिजल्ट जो आने वाला है वो ये है कि हॉर्मुज पे जो कंट्रोल है जो अभी तक फ्री था वो कहीं ना कहीं ईरान अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, और ये एक बहुत गलत एक बहुत गलत चीज सबके सामने जाएगी, क्योंकि ऐसा अगर इस तरह से बना तो हर देश के पास से जितनी भी कनाल्स निकल रही है वहां पे सब अपना अपना बिल्कुल अपना अपना दावा आधिपत्य ठोकेंगे, अपने अपने कंट्रोल जी। की बात करेंगे। एक और बड़ी खबर, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बड़ा बयान सामने आया है। गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी दी है, कह रहे हैं कि हमारी शर्तें लागू नहीं की गई तो हम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरानी संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ, लगातार बयानबाजी जो है उनकी तरफ से जारी है। एक बार फिर से चेतावनी देते हुए नजर आए, कह रहे हैं कि हमारी शर्तें लागू नहीं की गई तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। माथुर साहब, युद्ध के लिए ईरान तैयार है, गालिबाफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जेडी वेंस कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कैसे इन दोनों बयानों को आप देख रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या है कि जो दोनों तरफ से है, समझ मैंने कहा ना कि रस्सा कच्ची जैसे चल रही है। रस्सा कच्ची में स्थिति ये बन रही है कि ईरान के साथ जो अमेरिका ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि ये जो हार्मोस को लेकर लड़ाई करेंगे तो ये अंदर से ये भी हमला करेंगे तो उनका नुकसान सबसे ज्यादा होगा। तो ऑलरेडी ईरान का बहुत नुकसान हो चुका है। अब ईरान ऐसी स्थिति में नहीं है। अभी आईडीएफ ने इनको 48 आवर्स का टाइम दिया है कि अगर या तो आप अपना सारा कुछ सिस्टम ठीक करो, तो इधर जितने हिजबुल्ला वगैरह जितने भी हैं इनको या तो डिसआर्म कराओ या इनको सरेंडर कराओ, नहीं तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब 48 आवर्स में आप बात को करोगे ना, आप तो अपने लोगों को डिसआर्म करोगे नहीं। ईरान नहीं करेगा, ये काम बिल्कुल करने वाला नहीं है। तो नहीं करेगा तो इसराइल इनकी पिटाई करेगा। और ये जो पिटाई इसराइल की तरफ से चल रही 48 आवर्स, तो अभी पहले कहते अब तो 36-32 घंटे बचे होंगे। तो अभी थोड़े टाइम में जो है इनका रिजल्ट आने वाला है, जो इस तरीके की स्थिति बनेगी कि इनको सामना करना पड़ेगा। और उसकी एक पॉलिसी जो इसराइल ने दी है कि हमारी ब्लू एंड व्हाइट पॉलिसी है कि हम जितना जो एरिया जहाँ जो हमने बताए मार्कआउट किए हैं, जो लेबनान, हमारा लेबनान पे कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, बहुत स्पष्ट है। ये लेबनान सरकार के कहने पर ही हम वहां अंदर जाके इनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा भी है इस दौरान। और रोज आपको खबरें मिल रही है कि कमांडर्स जो हिजबुल्लाह के मारे जा रहे हैं। और कुछ लोगों को उन्होंने अरेस्ट करके रखा, बंकर्स में रोक के रखा हुआ है, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड आर्मी उतर गई है। तो अब आर्मी अंदर जाके न्यूट्रलाइज कर रही है तो बहुत एक्यूरेसी बढ़ जाती है उस समय। तो ऐसे में जो सिचुएशन पूरी क्रिएट हो रही है वहां की ये है कि ये ईरान हार्मोज को पकड़ के बैठा हुआ है। हार्मोज में इसको वैकल्पिक व्यवस्था अमेरिका ने कर दी है। जितने भी दुनिया में अमेरिकी समर्थित देश हैं और गल्फ के देश हैं, ये हार्मोज, क्योंकि सबका व्यापार उसी रास्ते से चलता है, तो वो चाहते हैं हार्मोज का हम परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो इसका वैकल्पिक व्यवस्था पूरी हो गई है। और इसके साथ जो है कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स तैयार किए गए हैं, जो रडार तैयार की गई हैं, जो जहाजों को आइडेंटिफाई करेगी और इनके लोगों को लोकेट करेगी। और लोकेशन के बाद इनके ऊपर अटैक किया जाएगा। इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो ये सिचुएशन वहां जो क्रिएट की है, या तो ये बातचीत से मैटर को हल कर लें, अदरवाइज जो इन पे अटैक होगा वो अंतिम अटैक होगा। और एक और अमेरिका ने बात कही है, अटैक का आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, हर शब्द से कुछ ना कुछ खबर जुड़ी हुई है और इसी तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। ईरान पर उपराष्ट्रपति जेडी वांस का भी बयान सामने आया, कह रहे हैं कि ट्रंप बम गिराने को तैयार है, यानी अटैक करने को तैयार है, लेकिन तभी जब इससे कोई मकसद पूरा होता हो। ये जेडी वांस की तरफ से कहा जा रहा है। देवनाथ सर, जेडी वांस का बयान बहुत क्लियर है कि वह कह रहे हैं कि बम गिरा के कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, अभी जो बॉम्ब गिराते हैं, जैसे पिछले 72 घंटे से तो शांति छाई हुई है। अगर आप 8 अप्रैल के बाद का समय देख लें, जब अमेरिका ने अपनी तरफ से सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, तो अमेरिका ने 8 अप्रैल से लेके अभी तक करीबन 70 बार हमले किए हैं। तो 70 हमलों में उन्होंने कितने बॉम्ब गिराए होंगे? 140, 280। कुछ हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। यही जेडी वांस कहने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में जो ये तिकड़ी है कुशनर की, विटकॉफ की और डोनाल्ड ट्रंप की, इनको समझ नहीं आ रहा है कि बम गिरा गिरा कर कुछ नहीं हासिल होगा। देखिए आशीष, बम तब गिराया जाता है जब दुश्मन के पास नुकसान कराने के लायक कुछ एसेट्स हों। अभी जो बॉम्ब गिर रहे हैं, किस पर गिरा रहे हैं ये लोग? ये बोल रहे हैं हमने लॉन्च पैड पर हमला कर दिया। मैं पिछले एक हफ्ते से बात कर रहा हूँ अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन नेवी की। ये बोल रहे हैं हमने ड्रोन के लॉन्च पैड पर हमला किया, ईरान की मिसाइल की लॉन्च पैड पर हमला किया। ये लॉन्च पैड है क्या? कुछ भी नहीं, एक जमीन है, उसमें खड्डा खोदा हुआ है,
उस पे बॉम्ब गिरा के क्या हासिल होगा? ये बोल रहे हैं हमने उनके रेडार पर हमला कर दिया, ईरान की। ये रेडार क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे एक खंभा होता है ना, माइक्रोवेव टावर, 40 फीट 30 फीट ऊंचा, वैसा एक खंभा है, उस पे बॉम्ब गिरा के क्या हासिल होगा? तो जेडी वांस के इस बयान का मतलब ये है कि बॉम्ब गिरा के कुछ हासिल नहीं होगा, बातचीत के जरिए ही कुछ हासिल कर सकते हैं। और आशीष, बातचीत का एक मूल भाव होता है गिव एंड टेक, यानी आप जब किसी से बात करते हैं तो आप अपनी तरफ से थोड़ी रियायतें देते हैं, यानी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और तब ये दूसरा जो पक्ष है वो भी अपनी तरफ से कुछ रियायतें देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते बिल्कुल, हैं। कुछ हम झुके आप कुछ तुम मिड पे झुको, थ्रू मिलते हैं। फिर ये बात बनेगी। कुछ इस तरह की कहानी है। रियायतों की जिक्र किया आपने, और साथ ही साथ मदद की बात अगर हम करें तो इसको लेकर एक जो अपडेट सामने आ रही है अमेरिका पर नेतन्याहू की तरफ से, वो बता देते हैं। नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया, कह रहे हैं मैं अमेरिकी मदद बंद करना चाहता हूं, अमेरिका की सरकारी सहायता मुझे नहीं चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था अब छोटी नहीं रही, यूएस से मिलने वाले हिस्से का खर्च हम खुद उठा सकते हैं, मैं चाहता हूं ये प्रक्रिया इसी साल शुरू हो। ये तलखी अब खुलकर सामने आने लगी है मनोज जी। सही बात है। ऐसा लग रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है वो अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जिस तरह से इलेक्शन अक्टूबर में होने वाला है। हाँ। और इजराइल में जो है लोगों में एक नाराजगी है कि इस युद्ध को लेकर के अभी तक इजराइल को कुछ खास एडवांटेज नहीं मिला है, सिर्फ उन्होंने अटैक ही किया है। तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने सपोर्टर को, जो उनको वहाँ पे सत्ता बनाए रखा था, उसको अपने और आकर्षित करे, मॉरल बूस्ट करे, वो उसी ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। और विदाउट जो है इजराइल, अमेरिका का जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही डोमिनेट करता है, इजरायली लॉबी वहाँ पे। और उसको भी एड्रेस करने का कोशिश कर रहा है, उनको भी ये कहने का कोशिश कर रहा है कि आप जो है ट्रम्प पे आप प्रेशर बनाइए, ताकि जो है कुछ भी जो है वो इजराइल को मिले। और जिस तरह से लेबनान, इजराइल और अमेरिका में जो एक समझौता हुआ है, इससे ऐसा लग रहा है कि लेबनान में कहीं गृह युद्ध ना हो जाए। इस एग्रीमेंट के आधार पे ये भी कहा गया है कि साउथ लेबनान में जहाँ पे हिजबुल्ला है वहाँ पे इजराइल का प्रेजेंस रहेगा। नहीं, इसको सिर्फ एक लेकर एक चुनाव वाली ही वजह मान सकते हैं क्या विकास, कि जिसकी वजह से नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अब छोटी नहीं रही, हमें अमेरिका की सरकारी सहायता नहीं चाहिए, मैं अमेरिकी मदद बंद करना चाहता हूं। विकास? देखिए आशीष, इसके जिस तरह से अभी बताया जा रहा है मनोज सर द्वारा, कुछ ना कुछ इसमें बातें सही भी हैं, क्योंकि देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन के समय पर अपने आप को, क्योंकि उन वहां पे खुद भी हालात ऐसे बन चुके थे इसराइल में कि इन पे शायद मुकदमा चलता, जिस तरह से इन्होंने युद्ध शुरू किया और जिस तरह से हालात बने हुए थे। तो ऐसे में वहां पर उस चीज में अपने आप को बाहर निकालने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स दी जा सकती है, लेकिन इस स्टेटमेंट्स का असर कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो अमेरिका पे भी होगा। देखिए अमेरिका ने ये युद्ध में क्यों कूदा, इस अमेरिका में इस युद्ध में कूदने की वजह एक बहुत बड़ा इजराइल था, और आज इजराइल अगर इस तरह से बोलेगा तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साख को बट्टा लगेगा अमेरिका की, और अमेरिका को भी इस पर सोचना पड़ेगा। देखिए घूम फिर के हर बार, जितनी बार भी अमेरिका ने जब भी समझौता करने की बात की ईरान से, चाहे शब्दों में ही की, लेकिन रोड़ा बीच में इजराइल ही बना, क्योंकि इजराइल जो है वो हट नहीं रहा था हिजबुल्ला पे हमले करने से, जिसकी वजह से आईआरजीसी कहीं ना कहीं बैकफुट पे थी। और अब सीधा सीधा ये अमेरिका को एक तरह से धमकी भी कह सकते हैं, चेतावनी भी कह सकते हैं कि अभी तक जो अमेरिका सोच रहा था, क्योंकि देखिए कुछ समय पहले ट्रंप का बयान भी आया था कि इजराइल वही करेगा जो हम कहेंगे, लेकिन ये उसके सॉरी। पलटवार में जिस तरह से जवाब दिया गया, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी सोचना होगा कि उसको अपनी जो नीतियां हैं, युद्ध नीतियां हैं, अभिरन नीतियां जो अभी से पहले जितने प्रेसिडेंट बनाते आ रहे थे, क्या वो सही थी या ये गलत थी। और सबसे बड़ी खास बात आशीष, लगातार हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे युद्ध रुकेगा। मैं हर बार कहता हूं आपके सामने, आपके साथ भी कई बार मैंने ये डिबेट में बात की है कि किसी ना किसी को एक बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी, जो यहाँ पे दोनों में से कोई भी बनाने को तैयार नहीं है। और जब तक बिल्कुल। कोई और भी अब आप देखिए कि इराक की राजधानी बगदाद में संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद देखिए क्या कहानी होती हुई नजर आ रही है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बगदाद के ग्रीन जोन पर संदिग्ध ड्रोन दिखे, फायरिंग से ड्रोन को गिराने की कोशिश। ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास समेत कई अहम सरकारी बिल्डिंग भी है। फिलहाल ड्रोन की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। माथुर साहब, छोटा सा रिएक्शन आपका इस पर।
अनम्यूट करिएगा सर। ये ईरान जो है वो जैसे अभी जो ड्रोन्स आपने देखे हैं वहां पे, जो ड्रोन्स जो है ये इराक कहाँ के हैं ये भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, पर मोस्टली माना ही जा रहा है कि जितने ड्रोन्स हैं वो कुछ एरिया से आते हैं, उसमें मोस्टली जो इलाका है वो ईरान की तरफ से या हिजबुल्लाह जो इनके प्रॉपर्टी से ये भी अटैक कर सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं, इसमें इनको मानना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे समझने वाली और है कि ये जो इजराइल है, इजराइल जो है लास्ट 70 ईयर्स से हर साल युद्ध में रत है, तो दुनिया की मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा हमेशा बैटलफील्ड में लड़ने वाली सेना है उनके पास। और अब उनकी जो सोच है, उनको क्या है कि वो जिस ढंग से आसपास के लोगों से घिरे हुए हैं, वो रोज उन पर अटैक कर रहे हैं, तो उनसे उनको खत्म करना बहुत जरूरी है। और यही तय किया गया है कि जो रीजिम है वहाँ चेंज हो, तब शांति आएगी उस पूरे रीजन में। जो सोच है, या तो वो सोच को बदल दें एक चीज, या तो फिर वो सरेंडर करें, तो उसके अलावा इन चीजों का विकल्प नहीं है वहां पे कुछ भी। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात इतनी है कि ये समस्या के समाधान यही है बस, और यही सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। ये इजराइल भी कर रहा है, अमेरिका तो कर ही रहा है, इसलिए अमेरिका वहां पहुंचा। और मैं कहता हूँ पहला युद्ध होगा अमेरिका का जो दिशा लेके लड़ रहा है, तो इसमें सफल हो रहा है। अभी तक की सारी लड़ाइयों में वो विफल होकर लौटे हैं, और पिट के भी लौटे हैं कहना चाहिए। तो बाकी सिर्फ एक ही लड़ाई है जिसमें कुछ रास्ता निकल के आ रहा है, और ये डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, समय बस इतने की इजाजत देता है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी खबर एक और बता देते हैं, लेबनान इजराइल पर जेडी वेंस का बयान सामने आया। लेबनान इजराइल अब सीधे बातचीत कर रहे हैं, दोनों देशों के विचार अब एक जैसे नजर आ रहे हैं। लेबनान के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा, जेडी वेंस ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इशारा यह है कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला जाएगा, लेबनान के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा। और बड़ी खबर, हॉर्मुज़ पर स्पीकर गालिबाफ का बयान सामने आया है। हॉर्मुज़ से 40 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल एक्सपोर्ट किया गया। हॉर्मुज़ से नाकेबंदी हटने के बाद तेल एक्सपोर्ट किया गया। यह सब पिछले 10 से 12 दिनों में हुआ। हॉर्मुज़ से बिना टैक्स गुजरने की सुविधा सिर्फ 60 दिन तक है। ईरान हॉर्मुज़ में अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ सैनिकों से बात की है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सैनिकों से बात कर हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत सिर्फ 8% बची है, ये जानकारी जुटाई। हिजबुल्लाह और ईरान को नेतन्याहू का साफ संदेश है, लेबनान का भविष्य इजराइल तय करेगा, तेहरान नहीं। हमारा लक्ष्य स्थायी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना है। और एक और बड़ी खबर, ईरानी स्पीकर गालिबाफ का बड़ा बयान। अमेरिका के अंदर भी मतभेद है। मार्को रूबियो एक तरीका अपना रहे हैं, जबकि वेंस दूसरा। दोनों के तरीकों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। इसका जिक्र गालिबाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं अमेरिका के अंदर भी मतभेद देखने को मिल रहा है। मार्को रूबियो अपना अलग तरीका अपना रहे हैं, जबकि वेंस दूसरा तरीका अपना रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।